सोचिए, भारत के ठीक बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां इतिहास की ना एक नहीं बल्कि कई परतें एक साथ मिलती हैं। तो आज हम सफर पर निकलेंगे मध्य प्रदेश की कहानी को जानने के लिए। ये एक ऐसी जमीन है जहां पाषाण युग से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों तक सब कुछ बस यहीं इसी मिट्टी पर हुआ। अब देखिए, इतिहास को समझने का ना एक बहुत ही सीधा सा तरीका है। बस एक सवाल पूछना होता है, क्या हमारे पास उस जमाने का कुछ लिखा हुआ है? और इसी एक सवाल के जवाब पर हम पूरे समय को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला, प्राग ऐतिहासिक, मतलब वो समय जब लिखना पढ़ना शुरू ही नहीं हुआ था। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक, यहाँ लिखावट तो मिलती है पर हम उसे आज तक समझ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। और आखिर में ऐतिहासिक, वो दौर जहां से हमें ऐसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और बस यही बात है जो मध्य प्रदेश को इतना ज्यादा खास बना देती है। ये दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां इतिहास के ये तीनों चेहरे एक ही जगह पर देखने को मिलते हैं। मतलब बिना लिखे हुए अतीत से लेकर डिटेल में लिखे गए इतिहास तक सब कुछ यहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है हमारा पत्थर में लिखा एक इतिहास। हमारी कहानी की शुरुआत होगी नर्मदा घाटी से, जहां इंसानियत की पहली सुबह हुई। और जब हम इस दौर की बात करते हैं ना, तो ये कोई 100-200 साल की कहानी नहीं है, हम लाखों सालों की बात कर रहे हैं। सोचिए, पूरा पाषाण काल के वो बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर के औजारों से लेकर नव पाषाण काल तक जब खेतीबाड़ी की शुरुआत हुई, इस पूरे लंबे सफर में शुरुआती इंसानों ने नर्मदा, सोन और चंबल जैसी नदियों के किनारे ही अपना घर बसाया था। लेकिन इन हजारों लाखों सालों के बीच कुछ ऐसा मिला, एक ऐसी खोज हुई जिसने भारत में इंसान के विकास की पूरी कहानी को ही बदल के रख दिया। ये बात है साल 1982 की। जगह थी हथनौरा और खोज करने वाले थे डॉक्टर अरुण सोनकिया। उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जिसने हमारे अपने अतीत के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें जो मिला उसे आज हम नर्मदा मानव के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक खोपड़ी नहीं थी, ये भारत में मिला अब तक का सबसे पुराना इंसानी जीवाश्म था। एक पक्का सबूत कि हमारे पूर्वज लाखों साल पहले इसी जमीन पर चल रहे थे, रह रहे थे। और इसी एक खोज ने मध्य प्रदेश को साउथ एशिया में इंसानी सफर की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना दिया। और देखिए, अगर नर्मदा मानव की खोज इतिहास का एक जरूरी वाक्य थी, तो भीमबेटका की गुफाएं तो जैसे उस जमाने की पूरी डायरी हैं। वीएस वाकणकर ने इन गुफाओं को खोजा था। 500 से भी ज्यादा गुफाएं। ये हजारों साल पुराने इंसानी इतिहास का एक जीता जागता कैनवस है। यहाँ पत्थरों पर आपको शिकार के, नाच गाने के, उस वक्त की पूरी जिंदगी के चित्र बने हुए मिलेंगे। तो ये तो थी पत्थरों की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, सम्राट का दक्षिणी हृदय। यहाँ हम ये जानेंगे कि कैसे महान मौर्य साम्राज्य का मध्य प्रदेश के साथ एक बहुत ही गहरा पर्सनल कनेक्शन था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इतिहास के सबसे बड़े सम्राटों में से एक सम्राट अशोक ने इस जमीन के साथ इतना गहरा और इतना पर्सनल रिश्ता कायम किया। देखिए, कहानी शुरू होती है उनके सम्राट बनने से भी बहुत पहले। अशोक ने लगभग 11 साल उज्जैन से अवंती प्रांत के गवर्नर के तौर पर गुजारे। और यहीं पर विदिशा में उनकी मुलाकात हुई एक स्थानीय व्यापारी की बेटी श्रीदेवी से। उन्होंने उनसे शादी कर ली और बस इसी एक रिश्ते ने एक दूर दराज के राजकुमार को इस धरती से हमेशा के लिए जोड़ दिया। और फिर जब कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उन्होंने अपनी सबसे यादगार निशानी बनाने के लिए किसे चुना? इसी मध्य प्रदेश को। सांची का जो महान स्तूप है ना, वो सिर्फ एक राजा का हुक्म नहीं था, वो इस जमीन और उस महिला जिनसे उन्होंने यहीं शादी की थी, उनके लिए उनके प्यार की निशानी थी। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव, साम्राज्यों का टकराव। मौर्यों के जाने के बाद मध्य प्रदेश भारत के दिल पर कब्जा करने के लिए एक तरह से जंग का मैदान बन गया। उस दौर का जो पूरा टेंशन था ना, वो दो बड़ी ताकतों के बीच था। एक तरफ थे स्थानीय शुंग शासक जो मौर्यों के बाद विदिशा से ताकत में आए, और दूसरी तरफ थे शक जो सेंट्रल एशिया से आए थे और पश्चिम से लगातार भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और इन दोनों के बीच में कौन था? मध्य प्रदेश। यही वो जमीन थी जहां इन दोनों ताकतों का टकराव हुआ।
अब आते हैं कहानी के चौथे पड़ाव पर, गुप्तों का स्वर्ण युग। ये वो दौर था जब संस्कृति और जीत दोनों अपने चरम पर थे। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इसकी विरासत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी थी। उस जमाने में ये इलाका कितना खुशहाल था, इसका अंदाजा आप चीनी यात्री फाहियान की एक बात से लगा सकते हैं। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने लिखा कि मालवा की जलवायु दुनिया में सबसे अच्छी है। अब ये किसी जगह की शांति और खुशहाली का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है ना? और हाँ, इसी सुनहरे दौर में शकों के साथ जो सदियों पुरानी लड़ाई चल रही थी ना, वो आखिरकार खत्म हुई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को बुरी तरह हराया, उनके इलाकों पर कब्जा किया और सेंट्रल इंडिया में गुप्त साम्राज्य का झंडा गाड़ दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर स्वर्ण युग की अपनी कुछ मुश्किलें भी होती हैं। साल था 510 ईस्वी। इस साल एक ऐसी घटना रिकॉर्ड की गई जो ऐतिहासिक तो है, लेकिन बहुत दुखद भी। ये है एरण का शिलालेख। इसमें गुप्त शासक भानुगुप्त के एक जनरल गोपराज की युद्ध में मारे जाने का जिक्र है, लेकिन जो बात इसे इतिहास में इतना जरूरी बना देती है वो कुछ और है। इसमें यह भी लिखा है कि गोपराज की पत्नी ने उनकी चिता पर बैठकर आत्मदाह कर लिया था। ये सती प्रथा का पहला पत्थर पर लिखा हुआ सबूत है। एक बहुत ही दर्दनाक याद दिलाने वाली बात कि इतिहास की बड़ी बड़ी कामयाबियों के साथ अक्सर गहरी त्रासदियां भी जुड़ी होती हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भारत का ऐतिहासिक चौराहा। इन सारे दौरों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मध्य प्रदेश की असली पहचान यही है कि वो हमेशा से भारत का सेंटर रहा है, एक चौराहा। और गुप्तों के बाद तो ये सिलसिला और भी तेज हो गया। ये एक ऐसा स्टेज बन गया जहां न जाने कितने राजवंश, कितनी संस्कृतियां आईं, आपस में मिलीं, टकराईं और फिर एक दूसरे में घुल मिल गईं। और उसी से वो ताना बाना बुना गया जिसे आज हम भारत कहते हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक इलाका हमें पत्थर के औजारों से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों के टकराव तक की पूरी दास्तान सुना सकता है, तो भारत के इस दिल में न जाने भी और कितनी कहानियां दफन होंगी जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।